हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। और बच्चों, जैसे कि हमने कहा था कि हमने एक बैच स्टार्ट किया है, विजय बैच। ठीक है। और इस बैच की ये सेकंड क्लास है। पहली क्लास हम दे चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि 20 क्वेश्चन किस प्रकार आए और उन 20 क्वेश्चनों में क्या रूल और क्या ट्रिक बनी थी, वो मैंने साथ में आपको बताया। वो वीडियो थोड़ी सी लंबी थी, टाइम लगाया क्योंकि उसको पहला समझा था हमने। आज हमने सेकंड वीडियो स्टार्ट किया और सेकंड में आज देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इस हमारे इस वीडियो में है और इस क्वेश्चन चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन आज दिए गए हैं। नेक्स्ट, पहले देखो बच्चों, पहली क्वेश्चन। सबसे पहला ही क्वेश्चन मैंने क्या कहा बच्चों कि जब भी कोई क्वेश्चन पेपर में आता है रीजनिंग का, सबसे पहले ये पता चल जाना चाहिए कि ये किस चैप्टर से है और क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। जैसे ही देखते ही पता चल रहा है कि ये मिरर इमेज है, इसकी मिरर इमेज है और इसकी कौन सी मिरर इमेज हमें इसके अकॉर्डिंग बनी हुई है। तो मैंने कहा कि जब कभी भी मिरर इमेज बनाते हैं तो लेफ्ट की चीज़ राइट और राइट की चीज़ क्या हो जाती है, लेफ्ट हो जाती है बच्चों। तो जब इसकी इमेज देखेंगे तो टी जो है वो स्टार्टिंग पे होगा, लेफ्ट से हमारी राइट वाली चीज़ लेफ्ट पे आ जाएगी। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास वी है, ई है, ई यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, फिर वी होगा, फिर 6 होगा, फिर 3 होगा। तो बच्चों ऐसी कौन सी इमेज चल रही है हमारे पास? अभी हमारे पास ये दोनों हैं। ठीक है, ये हो नहीं सकती क्योंकि इसका ई गलत दिया गया है। ये वाली हमारे पास चल रही है और ये भी हमारे पास है, ये हो ही नहीं सकती क्योंकि 6 जो है वो उधर की तरफ आना चाहिए। हमारे पास अभी फर्स्ट और फोर्थ है। उसके बाद हमारे पास ओ है, आर बच्चों इसी तरफ आएगा। ठीक है, और फिर जी आएगा बच्चों। तो यहाँ ऐसी सिचुएशन कौन सी बना रखी है हमारे पास? तो हमने देखा बच्चों यहाँ पर जो इमेज है वो हमारे पास 6 बनी हुई है। फोर्थ वाली इमेज ऐसी है जो मिरर इमेज को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि इसका 6 गलत बना हुआ है बच्चों। ठीक है, तो जैसे ही कोई इमेज आती है उसकी लेफ्ट की चीज राइट और राइट की चीज लेफ्ट हो जाती है। तो मैंने इसका रूल क्या बताया कि इसको एक रफ शीट पे उतारोगे, उतारने के बाद बैक साइड में जो इमेज बन के आती है बच्चों, लेफ्ट पेज को पलटने के बाद वही इमेज हमारी मिरर इमेज होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसका। देखो, जिस भी क्वेश्चन में ये रेशियो लगे होते हैं तो ये एनालॉजी का चैप्टर होता है। यहां पर इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, वही सिमिलरिटी यहां बनाई गई है और यहां पर वही देखना है। तो सबसे पहले बच्चों ये देख लिया कि स्क्वायर के नियर बाई है या इसका मल्टीप्लाई है। तो जैसे ही मैंने देखा 13 8 जा होते हैं 104, इसीलिए 21 8 जा होते हैं हमारे पास 168, तो इसीलिए 37 8 जा बन गए मेरे पास है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा बच्चों 296 बच्चों। तो जो पैटर्न पहले वाले में बनाया गया है वही हमें अगले वाले में देखना है, वही हमारे पास है। जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू को समझना है। जब हमें देखा कि पीछे वाले को 8 मल्टीप्लाई है तो 13 का भी 8 मल्टीप्लाई है, तो मैंने भी इसका 8 मल्टीप्लाई बना दिया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, सीरीज का बनाया गया है। अब सीरीज हमने देखी थी कि आगे से छोटा मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चलता था, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चला हुआ है। तो फिर यहां से हमने चेक किया, इसको इसके साथ देखा जाए तो बच्चों सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई में सोचा तो ये इसका 2 मल्टीप्लाई है। अगर मैं अगले वाले का भी 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो 16 हो जाता। जब 16 का 2 मल्टीप्लाई 96 नहीं आता। फिर मैंने इसको बढ़ाया 2, उसके बाद अगला क्या लिया मैंने 3, 8 3 जा 24 और 24 4 जा होते हैं 96 और 96 5 जा होते हैं 480। तो इसी प्रकार ये सीरीज जो चली हुई है, पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से, फिर 5 से, इसी प्रकार चल रही है बच्चों। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या निकल के आई? 24। ठीक है, जब भी कोई सीरीज देखते हो तो डिफरेंस सोचो या फिर मल्टीप्लाई सोचो। यही 99% से दो रूल है, ये पूरी सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं। कभी कोई क्वेश्चन बचता है जिसको मुझे देखना पड़ता है, या तो हाई और लो की सिचुएशन लगाते हैं बच्चों, या फिर उसमें स्क्वायर एंड क्यूब देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। कहा था ना बच्चों, जहां पर भी लिखा हो सर्टेन कोड लैंग्वेज तो समझ लो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ये एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ कहता है डांस को इसने ये कोड दिया गया है, म्यूजिक को ये कोड दिया गया है, तो उसी प्रकार हमारे पास सॉन्ग का पूछा गया। जैसे ही मैंने क्वेश्चन को देखा बच्चों, मैंने कहा इसके ऊपर रैंक लिखो। जैसे ही मैं रैंक लिखना चाह रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि ये सारे के सारे अल्फाबेट यहाँ पर यूज किए गए। डांस में जितने भी अल्फाबेट हैं ये सारे के सारे मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, नजर आ रहे हैं तो फिर इनको देखते ये कैसे अरेंज किए गए हैं। तो पहले इसने ए को उठाया, फिर इसने सी को उठाया, ई को उठाया,
फिर उसने सी को उठाया है, ये कोई पैटर्न नहीं है। कभी फर्स्ट को उठाया, सेकंड को उठाया, फिर लास्ट को उठाया। म्यूजिक में जाके देखते हैं तो कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं बन रही, क्योंकि उसमें तो उसने लास्ट सेकंड को आगे लेके आ रहा है, मतलब पर है दोनों में सिमिलरिटी। क्या है बच्चों? दोनों में सिमिलरिटी है। तो फिर मैंने देखा कि इसमें सबसे पहले जो आगे आए हुए अल्फाबेट हैं वो इस डांस वाले में से वोवल को उठा के रख रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? वोवल्स को उठा के आगे की तरफ लेके आ रहा है। फिर उसके बाद जो है कॉन्सोनेंट लगाए उसने। पर ये जो वोवल्स और कॉन्सोनेंट जो अरेंज किए हैं बच्चों, ये डिक्शनरी के वर्ड के अनुसार अरेंज किए। पहले डिक्शनरी के वर्ड में वोवल्स में ए आता है, फिर ई आता है, फिर कॉन्सोनेंट में सी, डी और एन की सिचुएशन लगती है। ऐसे ही उसने म्यूजिक को अरेंज किया है, और म्यूजिक को अरेंज किया है तो इसी प्रकार अब हम सॉन्ग को करेंगे। तो बच्चों इसमें वोवल्स क्या है? ओ, तो ओ आगे आएगा, सब में ओ है, ये वाले और ये वाले तो ही नहीं सकते बच्चों, हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे। उसके बाद कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में क्या आएगा? जी आएगा, फिर क्या आएगा? एन आएगा बच्चों, और फिर क्या आएगा? एस। तो हमारे पास ये क्या है बच्चों? इसकी कोडिंग है। तो ओ एन ओ जी एन एस, ओ जी एन एस, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। जब ये अल्फाबेट सेम यूज होते हैं या तो उनकी अरेंजिंग होती है, लगभग आजकल ये कोड है, डिक्शनरी के वर्ड वाले पैटर्न आजकल बहुत ज्यादा चले हुए, ठीक है। तो या तो अरेंजिंग डिक्शनरी के अनुसार कर लेता है, नहीं तो वोवल एंड कॉन्सोनेंट को भी डिक्शनरी में लगा देता है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, स्टेटमेंट क्या लिखिए? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, न्याय और निगमन। बच्चों हमने ये जो क्वेश्चन किए हैं ये वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग किए हैं, तो यहां पर इसका वेन डायग्राम बनाते हैं बच्चों। कहता है कुछ पेंट जो है वो ब्रश है, ये पेंट है बच्चों, और कुछ क्या है? ब्रश है बच्चों। फिर कहता है सभी ब्रश जो है चित्रफल है, तो ये ब्रश जो है सारे के सारे चित्रफल है भाई। फिर कुछ चित्रफल टेबल है, तो कुछ चित्रफल जो है वो टेबल है, तो यहां पर हमने टेबल बना दी। तो ये बच्चों इसका वेन डायग्राम है। अब इसमें किसी में नेगेटिविटी यूज हुई नहीं हुई, तो कंक्लूजन पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हर प्रकार की संभावनाएं बन सकती हैं। सबसे पहले पहला कंक्लूजन देखते हैं। कहता है कुछ ब्रश जो हैं वो टेबल हैं। अब ब्रश हमारे पास ये है, टेबल ये है, क्या एक दूसरे से कनेक्ट हुआ? नहीं, पर पॉसिबिलिटी में हो सकता है, पर पॉसिबिलिटी यहां पूछी तो नहीं गई। पॉसिबिलिटी जब पूछी जाती है तो यहां पर लिखा होता है सम ब्रश आर टेबल इज ए पॉसिबिलिटी। यहां पर कुछ ब्रश टेबल हो सकते हैं, ऐसा वर्ड अगर यूज किया गया है तो फिर अगर नेगेटिव नहीं है बच्चों तो वो ठीक कहा जाएगा। लेकिन यहां पर कह रहा है कि कुछ ब्रश टेबल हैं, तो क्लियर होना चाहिए। क्लियर तभी होता है जब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। इसका मतलब पहला क्या है बच्चों? गलत है। फिर कहता है कुछ पेंट चित्रफल है। अब पेंट यहां पर है हमारे पास और चित्रफल ये है, तो एक दूसरे से देखो बच्चों कनेक्टेड है। कनेक्टेड है तो सम की कंडीशन बन गई, इसलिए सेकंड जो है वो करेक्ट है बच्चों। तीसरे कंक्लूजन की बात करें तो कुछ चित्रफल जो है वो ब्रश है, तो कुछ चित्रफल ब्रश है। अब ब्रश और चित्रफल तो एक दूसरे के अंदर है, और ये सिचुएशन मैंने बताई बच्चों कि आउटर से अगर इनर की तरफ आते हैं, आउटर साइड से अगर इनर की तरफ देखते हैं तो वे कंक्लूजन सारे के सारे सम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इनर साइड से आउटर की तरफ अगर लेके जाते हैं कंक्लूजन में तो फिर वो ऑल भी हो सकता है और सम भी। तो इसीलिए यहां पर आउटर से इनर की बात हुई है और यहां पर भी सम है, तो आउटर से इनर हमारा भी क्या देता है बच्चों? सम देता है। तो इसलिए सेकंड भी क्या है? सही है। तो कौन सा कंक्लूजन बच्चों को ऑप्शन आपका आंसर आया? सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन आर करेक्ट। तो कौन सा बना भाई? सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन आर करेक्ट। फोर्थ इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वही आई कि हमने पिछले क्वेश्चन जब क्लास की थी उसमें भी एक दो क्वेश्चन आए थे ऐसे ही। यहां पर क्या कहा गया कि ऑप्शंस हैं, क्या है ये? ऑप्शन कहते हैं ऑप्शनों में से किन को दो ऑप्शनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए तो इक्वल टू 20 आएगा। तो मैंने बच्चों आपको कहा था कि पहले डिवाइड वाला उठा के देखा करो। यहां पर देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड और डिवाइड की जगह पर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर क्या 24 आएगा। जैसे ही मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई को यहां पर डिवाइड किया तो ये नीचे चला जाएगा बच्चों, और नीचे चला जाएगा तो यहां पर फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी, और फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी तो इक्वल टू 420 से नहीं आ सकता। इसीलिए मैंने लास्ट को उठाया, माइनस और डिवाइड को। माइनस की जगह पर डिवाइड कर दो, डिवाइड की जगह पर माइनस। यहां पर मैंने डिवाइड पुट कर दिया और माइनस जो है डिवाइड है वहां पर क्या कर दिया बच्चों? माइनस।
तो जैसे मैंने डिवाइड किया तो ये इससे डिवाइड हो गया बच्चों, तो यहाँ पर कितना आया बच्चों, तो ये मेरे पास आ गया भाई 12, और 12 को जब इससे अब हमारे पास क्या होगी मल्टीप्लाई, जैसे मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 32 तो 432 आ गया बच्चों, 432 आ गया। तो हमारे पास अब यहाँ पर प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना बन गया बच्चों, ये 432 प्लस 12, 432 प्लस 12 हमारे पास हो गया 444, और 444 में से अगर मैं 24 लेस कर देता हूं तो क्या जाता है बच्चों 420 इज करेक्ट, मतलब तो इसका आंसर क्या हुआ 4th। मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको कि आप सबसे पहले ये डिवाइड वाले फंडे को उठाया करो, ऑप्शन को उठाया करो, ठीक है। डिवाइड वाले से मुझे ये पता चल जाता है कि ये ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि डिवाइड की वैल्यू को जब आप पुट करते हो तो डिवाइड की वैल्यू को जब पुट करते हो तो वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, तो वो इक्वल टू भी तो फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर वो फ्रैक्शन नहीं देता आता है कंप्लीट वैल्यू है तो फिर उस डिवाइड वाले को छोड़ दो, ये कभी भी आंसर है नहीं हो सकता। फिर कोई दूसरे डिवाइड वाले को पकड़ो, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, जैसे देखो यहां पर डिवाइड करते ही मेरे पास 6 नीचे चला गया, 6 से 72 डिवाइड हो गया, तो ये आने के 100% चांस हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये डिवाइड नहीं होता तो मैं इस ऑप्शन को भी छोड़ देता और आंसर इक्वल टू फिर मैं 2 और 3 से बनाने की कोशिश करता, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर क्या आ गया बच्चों 4th है। नेक्स्ट देखो, कुछ वर्ड बनाए गए हैं, वर्ड के बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो ऐसे क्वेश्चन मार्क रहते हैं तो वो वर्ड बनाए गए होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं बच्चों सीरीज। ये एक श्रृंखला है, ठीक है। इस श्रृंखला में कोई पैटर्न है और पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां पर क्या वर्ड बनेगा, तो मैंने ये ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बच्चों क्या ट्रिक बताई, या तो इनके ऊपर रैंक लिख लो, अल्फाबेटों का जहां पर भी खेल होता है वहां पर रैंक लिख दिया करो। रैंक लिखने के बाद आपकी वैल्यू समझ में आ जाती है। अगर रैंक याद है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, फिर आप अल्फाबेट के साथ देखोगे। जैसे यहां देखो डी, डी के बाद क्या आया ई, ई के बाद क्या आना चाहिए एफ। एक पहले एक बढ़ा तो दो भी बढ़ सकते हैं, माइंड में दोनों चीजें आनी चाहिए। पहले हम एक बढ़ाते हैं एफ आएगा सर, एफ में एक बढ़ा दे तो अगली वाली वैल्यू बन गई तो फिर एफ ही आएगा। तो फटाफट देखो एफ किस में है बच्चों, स्टार्टिंग में इसी ऑप्शन में एफ बनाया गया है, बाकी किसी में एफ ही नहीं है। इसका मतलब यही ऑप्शन करेक्ट है, अगले वाले को देखने की जरूरत ही नहीं होती। समझ गए। जब हमारे पास पेपर में कर रहे होते हैं तो ये फंडा जरूर अपनाना चाहिए कि अगर एक में ही है तो आगे बनाएंगे, तो अगर नहीं है तो फिर क्या जरूरत है उसमें। अगर ये दो में एफ आ जाता तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता। वेरी गुड, एक ही ऑप्शन अल्फाबेट से मुझे पता चल गया कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये एक सीरीज है, इसे कहते हैं नॉन वर्बल सीरीज। ये भी एक श्रृंखला है पर ये नॉन वर्बल की श्रृंखला है। इसको इस पैटर्न में बनाया, फिर इस पैटर्न में बनाया, फिर इस पैटर्न में बनाया, ठीक है बच्चों। यहां पर एक रूल होता है, अगर फर्स्ट फिगर थर्ड के साथ सिमिलर या अपोजिट जाती है तो सेकंड फोर्थ के साथ जाएगी, फिर थर्ड फिफ्थ के साथ जाएगी। अब देखो बच्चों, ये इसके साथ सिमिलर है, देखो ये दोनों सिमिलर हैं, पर बस ये पॉइंटों का जो फर्क है ना, ये आगे पीछे जा रहा है। फिर ये इसके साथ सिमिलर है, बस ये पॉइंट ही ऊपर नीचे वैल्यू लेके जा रहे हैं। तो यहां पर ये वैल्यू सिमिलर आएगी बच्चों, ये वैल्यू क्या आएगी सिमिलर आएगी। तो सिमिलर है तो पहले उसको देखो कि सिमिलर है, तो यहां पर ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें एक है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर बस यहां पर जो फर्क आएगा ये वाली वैल्यू भी नहीं हो सकती बच्चों, ये वाली वैल्यू भी नहीं। मैंने क्या कहा, नॉन वर्बल में सबसे पहले नेगेटिविटी को छोड़ दो, कि नेगेटिविटी का मतलब है कि ये ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकते। तो हमें पता चला पहला और लास्ट तो हो ही नहीं सकते बच्चों, फिर इसका मतलब सेकंड और थर्ड आएगा। अब सेकंड और थर्ड में देखो, अगर मैं इसको देखता हूं तो ये तो सिमिलर हो जाता है, सिमिलर तो है पर लेकिन ये पॉइंटों का जो है वो कभी लेफ्ट और एक बार राइट आ रहे हैं, तो ये वाले में सिमिलर लेके जा रहा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया बच्चों, थर्ड बन गया, ठीक है। इसे कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में सबसे पहले नेगेटिविटी ऑप्शन को छोड़ना चाहिए, कि अगर कंडीशन पकड़नी आ गई तो समझ लो हम क्वेश्चन को फटाफट कर सकते कि ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। ये अबेंडेड पिक्चर है, आकृति ढूंढना है आपको। अबेंडेड पिक्चर आकृति ढूंढना है और क्या बता भी रखा है, रोटेशन इज नॉट अलाउड, इज अलाउड। अच्छा, रोटेशन इज अलाउड, कभी कभी लिखा था नॉट अलाउड, तो मतलब इसमें अलाउड है कि आप इसको ऑप्शनों को घुमा के देख सकते हो कि ये एच डी जे कौन सा इसमें बन सकता है। तो बच्चों यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये देखो सर, ये वाली वैल्यू जो है बच्चों यहां पर एज इट इज दिखाई पड़ रही है। इसको अगर मैं ऐसे बना लूं तो ये एज इट इज बच्चों ऐसे ही दिखाई पड़ रही है, तो मुझे तो रोटेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, एज इट इज रोटेशन एज इट इज यहां पर मिल जाती है, ठीक है। तो ये वाली एज इट इज सिमिलर है बच्चों।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन भाई बच्चों, ये फिर वही है, क्या है, सिंबल्स रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो यहां पर भी आपको इसके बारे में इन दो ऑप्शनों को आपस में इंटरचेंज कर दें तो इक्वल टू वैल्यू 352 आनी चाहिए। तो बच्चों यहां पर मुझे साफ साफ ऑप्शन को देखने से ही पता चल रहा है कि ये वाले दो ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते, कि प्लस को डिवाइड को 3 के साथ और प्लस को 4 के साथ कैसे आप इंटरचेंज करोगे, ऑप्शन बन जाएगा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट या फोर्थ में से है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को पुट किया। डिवाइड दोनों में भी है, और डिवाइड होता फिर मैं उसको ले लेता, डिवाइड फर्स्ट में भी है और डिवाइड है लास्ट में। पहले मैंने फर्स्ट वाले को चेंज करके देखा, प्लस की जगह पर डिवाइड और डिवाइड की जगह पर प्लस। मैं यहां पर अगर डिवाइड कर दूं और यहां पर मैं प्लस कर दूं तो क्या इक्वल टू आ जाएगा, और ये इससे डिवाइड भी हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इसके आने के चांस है बच्चों। यहां पर मैंने इसको डिवाइड किया तो आपके पास आ गया बच्चों 5 और 2 हमारे पास आ गया भाई ये ना बच्चा, इसके बाद 2 158 क्या आया बच्चों, 158। और 158 के बाद फिर हमने इसमें इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, इसको क्या कर दिया, इससे मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 40 25 और 4 290 बच्चों, कितना आया 290। अब मुझे अब 290 को इसमें ऐड करना है और 96 माइनस कर दूं, क्या 352 आ जाएगा। तो देखो बच्चों 90 मैंने इसका निकाल दिया, 90 इसका निकाल दिया, -6 बच गया, और -6 बच गया तो मैंने इसमें से 6 निकाल दिया, ये 6 चला गया तो यहाँ कितना बच गया 2। तो 152 प्लस 200 को अगर मैं कर देता हूं तो 352 है करेक्ट। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट बच्चों। अगर मैं ये दोनों चेंज कर दूं तो इक्वल टू वैल्यू आ जाए। ये कैलकुलेशन करने की कंडीशन आप अपनी सोच सकते हो कि कभी माइंड पर ये जो है कि बोडोमास यूज होना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा नहीं, अगर यहाँ इसमें लिख दिया गया होता तो मैं बोडोमास यूज नहीं करता, अगर नहीं लिखा है तो आपको करना पड़ेगा बच्चों। फिर कैलकुलेशन आप माइनस प्लस को किसी भी प्रकार से करते हो, माइनस पहले या प्लस पहले, लेकिन डिवाइड मल्टीप्लाई ब्रैकेट और ऑफ ये आपको अकॉर्डिंग टू बोडोमास ही सोल्व करने पड़ेंगे। जैसे मैंने जब इसको डिवाइड किया मल्टीप्लाई, उसके बाद मैंने माइनस प्लस को किसी भी प्रकार कर लिया, चाहे इसमें से 96 माइनस करके इसमें ऐड कर दो, फिर मैंने सुविधा के अनुसार 90 हटा दिया, यहाँ पर 200 बच गया, फिर 6 माइनस का था तो मैंने इसमें से निकाल दिया 152 और 152 को मैंने इसमें ऐड कर दिया, मेरे पास आ गया 32। नेक्स्ट बच्चों, फिर सीरीज आई हुई है, कहता है अगली सीरीज में क्या आएगा, और यहां पर बीच में क्वेश्चन मारेगा यहां पर क्या आएगा। तो बच्चों इसके ऊपर या तो डिजिट लिखो नहीं तो इनके अल्फाबेट देखो। ए के बाद सी आया है, 1 से 3 हो गया, कितना बढ़ गया बच्चों 2, 1 से 3 2। अब 2 बढ़ाऊंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 पे क्या आता है बच्चों ई, फिर 2 बढ़ा दिया तो 7 भी होगा, वेरी गुड बिल्कुल। ई किस में है बच्चों, इस एक में ही ई है, बाकी में ई नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या बन गया बच्चों 3rd। जितनी जल्दी आप ऑप्शन से क्वेश्चन को बनाने के, सीखने के, छोड़ने की कंडीशन सीख जाओगे बच्चों, फटाफट क्वेश्चन के आंसर निकल जाए मुश्किल से 10 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सीरीज है बच्चों, सीरीज में कहता है यहां क्या आएगा। अब मैंने सीरीज के रूल बता रखे, रूल क्या होते हैं, जैसे मैं 103 से चला तो 110, 110 से चला तो 105, जैसे ही बढ़ा उसके बाद सीरीज डाउन मार जाती है तो समझ लो ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन नहीं है। जब सीरीज एकदम से असेंडिंग ऑर्डर में चलती हुई डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाती है और फिर असेंडिंग फिर डिसेंडिंग आ जाती है तो वो डिफरेंस सोल्व नहीं होगा। फिर वो किस सीरीज को किसको क्या कहते हैं, या तो 2 सीरीज काम कर रही होंगी या फिर 3 सीरीज, फिर आप उसको एक छोड़कर एक टैब मारते हुए ऐसे चलोगे। तो 103 से 105 2 बढ़े, 105 से 2 7 बढ़े और 107 से 2 109। तो यहां पर 110 से क्या आएगा अगले 114, तो इसका मतलब मैं 2 ऐड कर दूं तो 112 आ जाएगा, और 112 में 2 ऐड कर दे तो बन जाएगा 114। तो पहले वाले में 2 2 प्लस प्लस इसी प्रकार चल रहे हैं, फिर क्या चल रहे हैं नेक्स्ट में भी 2 2 ऐड, तो बीच में कितनी वैल्यू आई बच्चों 112। 112 इज करेक्ट आंसर। कैसे लगे बच्चों क्वेश्चन, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही मैंने कहा क्वेश्चन में जब ये बीच में रेशियो आ जाते हैं तो ये कौन से चैप्टर की ओर बढ़ जाते हैं, एनालॉजिक्स। यहां पर बताया गया है कि इन दोनों में कोई सिमिलरिटी है, वही सिमिलरिटी यहां बनाई गई है तो आपको यहां लेके जानी है। पहले वाले की सिमिलरिटी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मैंने इसके साथ इसको समझने की कोशिश की, इसमें कुछ बड़े हैं और इसमें सिमिलर आया है, फिर अगले वाली वैल्यू में कुछ बड़े हैं, यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा, गैप तो छोड़ दो।
फिर मैंने इसको नियर बाई अल्फाबेट मुझे लगा S, तो Q से S कितने इंक्रीजिंग होगी बच्चों 2 की, क्योंकि 17 से क्या चला गया 19, फिर 21 से क्या चला गया बच्चों 23, फिर 5 से क्या चला गया बच्चों 7, और 19 से क्या चला गया बच्चों 21, और 20 से क्या चला गया 22। क्या लगा डिफरेंस बड़ा अच्छा ना, कि क्या चल रहा है 2-2 का गैप चल रहा है। आगे से ये डिफरेंस नजर नहीं आ रहा था, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, लेकिन जब आप गैप देखोगे कोई पैटर्न देखोगे तो एक सीक्वेंस आनी चाहिए, एक सीरीज आनी चाहिए, या तो वो लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से बनेगी, नहीं तो पेयर बने हुए होंगे। तो मैंने इसको जब राइट से देखा तो सब में क्या हो रहा है बच्चों 2 ऐड हो रहे हैं, इसमें भी यही लॉजिक है। फिर देख लो 18 और 2 20, अब 18 कहां से आया, ये आर की पोजीशन होती है बच्चों, अगर ये याद है तो आप क्वेश्चन फटाफट निकाल दोगे अल्फाबेट वाले, ठीक है। तो यहां पर भी देखो 5 और 2 7, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 8 और 2 10, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 2-2 का क्या चल रहा है गैप चल रहा है बच्चों। अब यहां से इसकी भी पैटर्न बनाते हुए लास्ट में आएगा, इस 19 में अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा तो 21 और 21 पे क्या होता है यू, लास्ट में यू आना चाहिए बच्चों, ये और ये नहीं हो सकते। इस सेकंड आंसर इसका करेक्ट है। एक ही अल्फाबेट से मुझे क्वेश्चन का आंसर पता चलता है, ऑप्शन से ये फायदा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डाइस का क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है। 2 डाइस हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर इसमें एक ही कॉमन है तो घुमा दो, रोटेशन वाला लगा दो, अगर नहीं है तो फिर देखते क्या पूछा है। कहता है अगर डिवाइड के अपोजिट साइड बताना है। अब डिवाइड के अपोजिट साइड में डिवाइड ये है, यहां पर डिवाइड के साथ क्या है डॉलर, और ये आइस बनाई गई है, तो डॉलर के साथ जब 2 सिंबल जिसके अपोजिट पूछा जाता है और उसके साथ वाले दोनों सिंबल अगर सेम आ जाते हैं तो बच्चे एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ये हमारा रूल नंबर 2 है। जर्नल डाइस में रूल नंबर 2 डबल कॉमन वाला रूल बनाया हुआ है कि जिस अल्फाबेट के साथ 2 अल्फाबेट या 2 सिंबल्स अगर सेम हो जाते हैं तो बच्चे वे सिंबल एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों 3। मुश्किल से 3 सेकंड का क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों, ये आजकल बड़ा रिलेशन का बड़ा अच्छा क्वेश्चन चलता है कि सिंबल्स रीजनिंग, सिंबल्स रिलेशन क्या कहते हैं बच्चों इसको, सिंबल्स रिलेशन, ठीक है। एक स्टेटमेंट बनाई गई है और स्टेटमेंट के बाद उसमें एक क्वेश्चन बनाई गई है, समीकरण दिया गया और समीकरण में पूछा गया इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो इस समीकरण को सबसे पहले आप अपने परिवार में कन्वर्ट करो, फैमिली में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फैमिली में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रूल बने हुए हैं कि हमने क्या कहा, एरो ऊपर की तरफ करते हैं तो ये फादर एंड मदर को रिप्रेजेंट करता है, एरो नीचे की तरफ लेके आते हैं तो सन एंड डॉटर को रिप्रेजेंट करता है, इक्वलिटी की बात करें तो ब्रदर एंड सिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, और स्माइल शॉट की बात करें तो हस्बैंड एंड वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहां पर प्लस में क्या कहा गया है, प्लस मीन्स P इज द डॉटर ऑफ ए Q, P इज द डॉटर ऑफ Q, तो यहां कहोगे P इज द डॉटर ऑफ Q, तो L इज द डॉटर ऑफ ए M, L जो है M की बेटी है, सॉरी डॉटर, बिल्कुल बेटी है। चलो नेक्स्ट क्या है बच्चों, परसेंटेज। परसेंटेज में क्या कहा गया है, परसेंटेज में कहा गया है P इज द ब्रदर ऑफ Q, P इज द ब्रदर ऑफ Q, P Q का भाई है, तो यहां कहोगे M जो है N का भाई है, M N का भाई है बच्चों। फिर इक्वल में क्या कहा गया है, सन है बच्चों, तो यहां पर N जो है O का बेटा है, N जो है O का बेटा है बच्चों। फिर हैशटैग क्या कह रहा है, हैशटैग कह रहा है P इज द वाइफ ऑफ Q, तो P Q की वाइफ है, तो यहां पर कह रहा है O P की वाइफ है, O किसकी वाइफ है बच्चों, P की वाइफ है, और P अब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बच्चों। ये हमारे पास एक परिवार बन गया, ठीक है। अब परिवार बन गया तो अब इसमें हमें क्या पूछा गया है, तो P रिलेटेड टू L, P का L से क्या रिश्ता है, तो अगर ये O इसकी मदर है तो इसकी भी मदर होगी या नहीं होगी, और इसका हस्बैंड कौन है भाई P, तो ये कहेगी कि मेरी माँ के माता पिता हैं। अब आपका रिलेशन किससे पूछा गया है, P से, तो P क्या लगा इसका भाई ग्रैंडफादर, क्या लगा इसका ग्रैंडफादर, फादर का फादर, पिता का पिता भाई, पैटर्नल ग्रैंडफादर। ये भी कौन सा ग्रैंडफादर है बच्चों, पैटर्नल ग्रैंडफादर, दादा को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट लिखा है ना, इस सर्टेन कोड लैंग्वेज मतलब कोडिंग डिकोडिंग, कहता है MARINE को 100 देते हैं तो नॉर्मल को अगर मैं 126 देता हूं तो फिर हमारे पास REALM को क्या देंगे,
तो बच्चों मैंने कहा था ना ऐसे क्वेश्चन को पिछली वीडियो में भी कि यहां पर जब भी अल्फाबेट आते हैं फटाफट इनको काउंट करो, कितने अल्फाबेट है यहां पर सर? 2 2 4 और 2 6, और 6 से तो कम है, 6 से कम था तो लेफ्ट का या राइट का जोड़ सम करके कोई ना कोई कोड बनाया होगा। तो जैसे ही मैंने यहां पर देखा कि इनसे कम है तो मैंने इनको जोड़ना स्टार्ट कर दिया। 13 + 1 + 18 + 9 + 14 + 5, तो यहां पर ये हो गया भाई 10, और 10 हो गया तो ये हमारे पास 10 इसमें जोड़ दें तो हो गया 28। 28 को जब मैंने 14 ऐड किया तो मेरे पास बन गया भाई 42, ठीक है। और 42 में अगर मैं 18 ऐड कर दूं, क्योंकि 13 + 5 18 तो बन गया 60। अब 60 और यहां पर क्या है 60, या तो मैं कह सकता हूं इसमें 40 ऐड कर दिया, या इसको 2 × -20। दो प्रकार की बातों से मेरे पास है 100 आ रहा है। या तो मैं कह दूं इसमें 40 प्लस कर दिया, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 20 माइनस, क्योंकि 62 जब 120 और 120 में से 20 माइनस कर दूं तो 100 बन सकता है। दोनों प्रकार की जो कोई भी एक में लग जाएगी, मैं लगा दूंगा। अब मैंने इसका भी, अब इससे पता चल जाएगा ना कि ये 20 प्लस माइनस होगा या 40 प्लस होगा या 20 माइनस होगा 2 मल्टीप्लाई करने पर, ये बताएगा हमारा नॉर्मल। तो हमने यहां पर भी इनका जोड़ किया भाई, 14 + 15 बन गया मेरे पास 29, और 29 में जब मैंने 18 को ऐड किया तो मेरे पास आ गया भाई 47। 47 में मैंने 13 को ऐड किया तो मेरे पास आ गया भाई 60। 60 में 1 ऐड किया तो 61, और 61 में 12 ऐड किया तो मेरे पास 73। 73 में अगर मैं 40 ऐड करता हूं तो 126 तो नहीं बनता, लेकिन इसको 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास आ सकता है 146, और 146 में से 20 अगर लेस कर दूं तो बच्चों बन जाता है 126। और यहां पर भी क्या लिखा है 126। इसका मतलब इसकी जो कोडिंग की गई है इस पैटर्न की कोडिंग की गई है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और -20। अब ये 20 कहां से आया? अपनी तरफ से यूज कर रहा है। जब अपनी तरफ से कोई डिजिट यूज करता है तो सब में इक्वल 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 जाता है। अब बेस्ट हमारे पास ये कोड बन गया कि अब हम इसको ऐड करेंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 20 क्या कर देंगे माइनस। तो अब हमने किया 18 में भाई 6 ऐड कर दे तो हमारे पास बन गया 24, और 24 में 12 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा बच्चों 36, और 36 में बच्चों 13 ऐड कर दूंगा तो बन जाएगा मेरे पास 49। 49 2 जाओगे 98, और 98 में से 20 माइनस कर दो तो क्या बच्चों 878 है ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों 33। क्या लगा बच्चों 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को पहले समझा कि कोड कैसे बना है। जब भी कभी अल्फाबेट के पीछे नंबर आए, अगर अल्फाबेट के बराबर डिजिट हैं तो फिर उसने क्या किया होगा ऐड, और अगर ज्यादा हो जाए तो रैंक होता है लेफ्ट या राइट। अगर उससे एक भी कम डिजिट आ जाए तो समझ लो इसको लेफ्ट या राइट को सम करके कोई ना कोई पैटर्न बना हुआ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 वर्ड हैं, कहता है इनको डिक्शनरी ऑर्डर में क्या लगाना है, इनको डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है भाई, इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार लगाना है। ये तो बच्चों डिक्शनरी देखनी आती है तो ही क्वेश्चन को बना पाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बताया जिस बच्चे को डिक्शनरी नहीं भी देखनी आती आप इसको अरेंज कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले मैंने कहा कि जैसे ही वर्ड आते हैं उन वर्डों के जो अल्फाबेट हैं वो अल्फाबेट सिमिलर हैं वो उन अल्फाबेटों को छोड़ दो। इनमें देखा जाए तो सब में PO 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 सब में है, इनको मैंने हटा दिया। हटा देने के बाद अगला जो अल्फाबेट है और वो मेरे अल्फाबेट सीरीज में, डिक्शनरी को अल्फाबेट सीरीज में पहला आता है वो वर्ड पहला आ जाएगा भाई। बच्चों इसमें I है, फिर L है, फिर P है, P है और D है, ये तो सबसे पहले आएगा बच्चों, ये पहला वर्ड है बच्चों। क्यों? क्योंकि D के बाद ही आते हैं P O L और I। अब इसमें देखो बच्चों सब में 5 है, उसके बाद ये हट गया वर्ड, उसके बाद P L और I। अब P L और से पहले आती है I, मतलब कि 5 1 बनेगा और 5 1 यही है बच्चों, इसका आंसर 3rd है। मैंने क्या कहा, जो सिमिलर अल्फाबेट होते हैं उनको छोड़ दो, उसके बाद जो बनते हैं आप उनको उठा दो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 3 वर्ड अरेंज करने से ही ऑप्शन में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनालॉजी का है बच्चों। एनालॉजी के इसमें 2-3 क्वेश्चन मिले हुए दिखाई दिए मुझे। कहता है फ्रेंड, फॉय और डाई, तो मित्र और दुश्मन, तो मृत्यु का क्या आएगा? तो जब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट वर्ड हैं, तो यहां पर मृत्यु का क्या हो जाएगा बच्चों? लाइफ। क्या हो जाएगा बच्चों? लाइफ। ठीक है।
एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट है तो अपोजिट निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट। कहता है 6 मित्र हैं एम एन ओ पी क्यू और आर साउथ की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, साउथ की ओर क्या करके बैठे हैं बच्चों, मुंह करके बैठे हैं। तो साउथ की ओर मुंह करके बैठे हैं, नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठे हैं। आप अगर आप ऊपर नीचे की तरफ मानोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। आप साउथ को ही ऊपर लेके चले जाओ। क्या बच्चों, साउथ को ही ऊपर लेके चले जाओ। ठीक है, फिर कहता है एनपी के, एनपी और क्यू के ठीक बीच में बैठा है। बच्चों इसमें मुझे नहीं पता एन कहाँ बैठा है, तो इसलिए मैंने यहां बनाया। जब तक डाटा क्लियर ना हो आप बाहर रखते हैं। एन पी और क्यू के बीच में बैठा है। एन बच्चा पी और क्यू के बीच में बैठा है। अब ये ऐसे भी बैठ सकता है और ऐसे भी बैठ सकता है भाई। नेक्स्ट, जो डाटा क्लियर नहीं होगा उसको बाहर रख दो। फिर कहता है ओ आर के लेफ्ट सेकंड है। ओ जो है आर के लेफ्ट सेकंड है। ओ बच्चा आर के लेफ्ट सेकंड है बच्चों। अब ओ आर के लेफ्ट बैठा है। एम पी के ठीक है राइट बैठा है। एम बंदा पी के ठीक राइट बैठा है। एम बंदा पी के ठीक है राइट बैठा है बच्चों। अब पी तो यहां पर भी यूज हुआ था बच्चों, पी तो यहां पर भी यूज हुआ है। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को इसको उठा के रखूंगा तो फिर एन और क्यू गलत आ रहे हैं, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट कैंसिल आउट होगी। इसको उठा के यहां पर लेके चले गए, एन आ गया और हमारे पास क्या आ गया, क्यू आ गया। यदि क्यू पंक्ति के सबसे दाईं ओर बैठा है, कौन है, क्यों। अब पंक्ति का सबसे दाईं ओर, अब लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब क्यू यहां पर बैठा है बच्चों। अगर क्यू यहां पर बैठा है तो एन यहां पर आ जाएगा, पी यहां पर आ जाएगा, एम यहां पर आ जाएगा, और उसके बाद ओ और आर की सिचुएशन बची हुई है तो ओ यहां पर आ जाएगा और आर यहां पर आ जाएगा बच्चों। ये सारी स्टेटमेंट इसके अंदर पुट हो। क्या पूछा इसने, तो ओ के ठीक लेफ्ट कौन बैठा है, तो ओ के सिर्फ लेफ्ट, अपना लेफ्ट राइट देखने की बात की मैंने। क्या आया बच्चों, एम, और एम कौन है हमारे पास है सेकंड में। पहले स्टेटमेंट अगर कवर ना हो उसको बाहर बिठाओ, उसके बाद इस पे लेके जाओ। सर्कल पे आप कहीं भी बिठा सकते हो, लेकिन जब लाइनर की बात आ जाए तो आपको उसको बाहर बिठाना पड़ेगा। इतनी स्टेटमेंट मैं बार बार नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो उसके बाद जो हिंट मिलती है उठा के उसके अंदर पुट कर तो अपना क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब फिर वही सीटिंग अरेंजमेंट का है कि 8 व्यक्ति हैं, डी ई जी एच एम एन वाई और जेड, साउथ की ओर मुंह करके, सॉरी नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हैं। 8 व्यक्ति हैं, फटाफट मैंने 8 के डॉट लगा दिए बच्चों। ठीक है, नॉर्थ की ओर फेस कर करते हैं तो ऊपर ही बैठे हैं। चलो आगे चलते हैं। कहता है वाई पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। अब पता नहीं ये एंड है या ए एंड है, एक छोर पर बैठा है। ठीक है, वाई या तो वाई यहां पर होगा बच्चों या वाई यहां पर होगा, एक ही बात हो सकती है। ऊपर की तरफ तो फेस दोनों का ही है। फिर कहता है वाई और जेड के बीच 3 व्यक्ति बैठे। अब यहां पर अगर वाई को बिठा दूंगा तो 3 व्यक्ति बैठेंगे, तो इधर भी बैठ सकते हैं, इधर भी बैठ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर बिठाएंगे तो राइट हैंड गलत नहीं हो जाएगा उसका। जेड के लेफ्ट 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, तो 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, जेड है यहां पर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नॉर्थ की ओर फेस है तो ऊपर की तरफ ही चलते हैं, और ऊपर की तरफ चलेंगे तो फिर ये उल्टी कंडीशन में चलना स्टार्ट हो जाएगा। ई जेड के राइट है, दूसरे स्थान पर बैठा है। ई जो है जेड के राइट है, दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ई यहां पर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ई जो है जेड के राइट दूसरे स्थान पर बैठा है, तो दूसरा स्थान यहां आएगा बच्चों। नेक्स्ट, फिर कहता है ई और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई और डी के बीच 3 व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं। एक बंदा और है, यहां पर डी आ जाएगा क्योंकि ये 8 बंदे थे बच्चों। आगे चलते हैं। ई और डी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई और डी के बीच, इधर तो बैठ ही नहीं सकते बच्चों, मैंने उधर बिठा दिए। फिर आगे चलते हैं। जी डी के लेफ्ट है और किसी एक स्थान पर बैठा है। डी जो है जी डी के लेफ्ट किसी एक स्थान पर बैठा है। जी डी के लेफ्ट बैठा है तो इधर ही बैठे होगा बच्चों, यहां पर आएगा जी। नेक्स्ट, एम जेड का निकट पड़ोसी नहीं है। एम जेड का निकट पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब एम यहां पर नहीं आएगा, एम यहां पर नहीं आएगा, एम यहां पर आएगा बच्चों। चलो आगे चलते हैं। एम जेड का निकट पड़ोसी नहीं है। एन एच के राइट सेकंड है। एन बंजा एच के राइट सेकंड है, तो यहां पर एन आएगा। स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए बच्चों, तो इसलिए एच यहां पर आएगा और एच यहां पर आएगा, तो यहां पर कौन आ जाएगा बच्चों, एन आ जाएगा। और इसने क्या पूछा, एच के लेफ्ट कितने लोग बैठे हैं, 2 बच्चे बैठे हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आया, 2 आया।
ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट पढ़ो, जो स्टेटमेंट क्लियर ना हो उसको बाहर बिठा दो, बाहर बिठाने के बाद उसको अंदर पुट करेंगे, अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास है एक रो जिसमें ये 8 व्यक्ति बैठे हैं। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए। तो ये थी हमारे बच्चों 20 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे, और इस एसएससी या जीडी या एसएससी के कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे और बेटर क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप इनको और पिछली वीडियो को दोबारा एनालाइज करोगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन सही किए आपने, कितने गलत किए, ये आप देख के आगे अपने आने वाली वीडियो को अच्छी प्रकार से सुधारते हुए क्वेश्चन बनाओगे। थैंक यू।